आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 चैप्टर 3 हिस्ट्री की क्लास में दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक इसमें क्या कैसे होता है उसे हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैप्टर 1 और 2 हम कंप्लीट करवा चुके हैं, उसे भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक करके और क्लास देखिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। स्टार्ट करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों में केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों जिसे चहमान के नाम से जाना जाता था। चौहान को क्या कहते थे? चहमान ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्ध शक्तिशाली जन व्यापारी रहे थे जिन्होंने अनेक मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ देवली वाल रहे जाने वाले सिक्के भी गढ़े जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। मतलब उस समय बहुत चलते थे, उसी को प्रचलन कहा जाता है, जो चीज जिस समय ज्यादा चलती है। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर 13वीं शताब्दी में आरंभ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई जिसके नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तालिका 1 में फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। जिन इलाकों को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बनवाए। मानचित्र 1 में देखिए दोहली कुहना, सिरी और जहांपनाह को पहचानिए। देखिए इसे कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% NCERT है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है NCERT, दिख रहा है ना? तो यही 100% NCERT ही है। कोई भी चीज़ यदि बोला जाए आप लोगों को नोट करने के लिए, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने कॉपी पर नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1665, क्योंकि इस प्रकार आप लोग को 100% NCERT कोई नहीं देगा, 99% नहीं 100%। नंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। यदि आप लोगों ने इस क्लास को देखकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो वो आपकी गलती है, क्योंकि इसके बाद यदि आप लोग किसी पेड बैच में जाते हैं तो भी यही चीज़ को वो लोग बोर्ड पर लिखकर बता देते हैं, लेकिन बुक नहीं दिखाते हैं।
और आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग कॉपी में अपना नोट कर लें, तो आप लोग करें या ना करें, मेरा काम है बताना, बाकी आप लोग अपनी सुविधा देखें। यहाँ से पढ़ने के बाद भी आप जाइएगा तो किसी पेड बैच में लीजिएगा और यही पढ़ाएगा और पैसा 1000-2000 लेगा। खिलजी वंश 1290 से 1230, गयासुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, गयासुद्दीन खिलजी, सॉरी यहाँ पर है जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, तुगलक वंश 1230 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1230 से 1224, मुहम्मद तुगलक 1224 से 1231, फिरोज शाह तुगलक 1331 से 1388। ये इसे याद रखिएगा, रुकिए बताते हैं। जिसमें खिलजी लगा हो लास्ट में वो खिलजी वंश से आ गया, और जिसमें तुगलक लास्ट में लगा हो वो तुगलक वंश से आ गया, और जिसमें खान लगा हुआ है वो तो एक ही है, सैयद खान। सैयद वंश जो जिससे वंश से है ना, उसको यहाँ पर देखिए लगा दिया गया है। तुगलक वंश से है तो गयासुद्दीन लास्ट में तुगलक लगा दिया, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451, खिज खान 1414 से 1421, लोदी वंश 1451 से 1526, बहलोल लोदी 1451 से 1489। सुल्तानों के अधीन दिल्ली, इतिहास तारीख एक वचन तवारीख, तारीख को त्वारीख बहुवचन में बोलते हैं। जो सुल्तान के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासन कवि और दरबारियों जैसे है। बिल्ली मौसी है। ना बिलाई मौसी है। दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझने के लिए उपयुक्त शब्द है? न्याय चक्र ये क्या होता है? 13वीं सदी में इतिहासकार फ़ख-ए-मुक्तवीर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों के एकत्रित किए गए राजस्व से। मतलब चलिए पहले इसको खत्म करते हैं। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते हैं जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी प्रशासन को बनाए रखे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब तक राजा जो है ईमानदारी से अपना काम करेगा तो किसान जो है फसल उगाएगा और खुशहाल रहेगा। खुशहाली अच्छा रहेगा तो राजा को देगा क्या, कर देगा और पैसे या चीज़ों को भी देगा। और चीज़ जब देगा तो उससे पैसा होगा तो राजा अपने लिए राजा जो है राजस्व वसूल करेगा। उसके बाद राजा जो है सैनिक को क्या देगा, वेतन, और वेतन सैनिक को देगा तो सैनिक भी अपना काम करने लगेंगे। मतलब कहानी यहाँ राजा से शुरू हुई या खत्म भी राजा पे ही हुई। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का
दवा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता था। लिंग भेद, स्त्री तथा पुरुष के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन स्त्री के बिना पुरुष दुनिया में ही नहीं आ सकते। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम, इकराम पाने की आशा में लिखते थे। मतलब जो कवि है ये लोग थे, वो राजा के गुणगान करते थे। राजा उसके बदले उन्हें पैसे, जेवर और चीजें देते थे। लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और उभय लिंग पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, क्योंकि वो कभी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि इति राजा से ही उनका घर बार चल रहा है। कोई भी जिससे अधिक फायदा होता है तो इंसान गुनगाता ही है। वही बात है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मीनाह सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य है, सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया जो थी वो एक बहुत ही अच्छी मतलब सिंहासन को संभालने वाली सबसे अपने सभी भाइयों से योग्य थी। इसके बावजूद केवल उन्हें रानी इसीलिए लोग नहीं मान रहे थे क्योंकि वो एक स्त्री थी, बस, और कुछ कारण नहीं था, जबकि अपने सभी भाइयों में वे सबसे श्रेष्ठ थी। आज भी हमारा समाज वहीं पर है। चलिए इसके बाद से हम लोग कल यहाँ से देखेंगे। राजा के विषय में मीनाहराज के विचार। अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासकों ने क्या किया, यहाँ से अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब पार्ट 2 में। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय, जय हिंद।